नमस्कार दोस्तों, ई विद्या क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2024 को टारगेट मानते हुए हिंदी साहित्य यूनिट 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये इस सीरीज़ का पार्ट 7। इससे पहले हम लोग 6 पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर यूजीसी नेट जेआरएफ प्लेलिस्ट में इन वीडियोस को देख सकते हैं, या इसके अलावा इस प्लेलिस्ट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा देंगे। आप वहां से भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको इनके सही जवाब बताने हैं। पहला प्रश्न ये रहा दोस्तों, वीडियो को स्टॉप करिए और अपने जवाब बताइए। इसके बाद आप देखिए इनका सही जवाब क्या है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न है, देखिए नेट जून 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये प्रश्न है, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे। आपको बताना है अपभ्रंश में कितने स्वर थे। ऑप्शन है आपके सामने, बताइए दोस्तों सही जवाब क्या है। तो देखिए दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। कितने थे? 8। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 8 बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए अगर अपभ्रंश भाषा की बात करें तो इसमें 8 स्वर, जैसे आज हम पढ़ते हैं हस स्वर, दीर्घ स्वर, अपभ्रंश में भी थे। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो हस स्वर, ठीक। अब देखिए हस स्वर की बात करें तो जो आपका इसमें हम लोग के अगर हिंदी की बात करें तो इसमें 4 आपके स्वर मिलते हैं, ठीक है, आ ई ऊ री। लेकिन देखिए अपभ्रंश की अगर बात करें तो वहाँ आपको 5 स्वर मिलेंगे। देखिए कौन कौन से? आ, ई, ऊ, ए, ओ, ये आपको 5 स्वर मिलेंगे आपको हस स्वर में। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा स्वर अपभ्रंश के हस स्वर का नहीं है। अगर हम बात करें दूसरा जो स्वर होता है इसमें होता है दीर्घ स्वर। इसमें आपको केवल 3 वर्ण या 3 स्वर देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये आपके दीर्घ के स्वर हैं। दीर्घ स्वर कितने हैं? केवल 3 हैं। जबकि आप देखेंगे हस्व में कितने हैं? 5 हैं, जिनको लघु स्वर भी कहा जाता है, लघु स्वर। ठीक, तो देखिए ये इसका सही जवाब है। टोटल कितने अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? तो 8 थे। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह रहा प्रश्न संख्या 62। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। मगही किस प्रदेश की बोली है? मगही। अब देखिए दोस्तों इससे पहले भी हम लोग बोली के कई प्रश्न लगा चुके हैं, तो आपने देखा होगा, अब तक आपको याद भी हो गया होगा कि देखिए ये कहाँ की भाषा है, कहाँ की बोली है। तो ये है बिहार की। कहाँ की है? बिहार की। जब आप ध्यान देंगे तो बिहार की प्रमुख 3 बोलियाँ कौन कौन सी? मगही, मैथिली और भोजपुरी। ठीक, अब देखिए ये आप देखेंगे कि बिहार की उपबोलियाँ हैं। अगर हम आगे आपको ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। आगे अगर ऑप्शन में आपको दिखाएं PDF में, देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने आपको दिखाया था। ये देखिए जब आप मागधी अपभ्रंश में पढ़ेंगे तो मागधी अपभ्रंश में कौन सी उपबोली है? आप पढ़ेंगे बिहारी हिंदी हो। किसको? बिहारी। और बिहारी हिंदी की 3 प्रमुख बोलियाँ हैं। कौन कौन सी? भोजपुरी, मगही और मैथिली। ठीक है, जो भोजपुरी है वो देखिए आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है, जैसे वाराणसी, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, यहाँ पर आपको मिलेगी। अगर हम बात करें बिहार में, देखिए बिहार में छपरा, सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, भभुआ, रोहतास। ठीक है, अब देखिए सासाराम, मोतिहारी। और बात अगर करें तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। झारखंड में रांची और पलामू में भी भोजपुरी बोली जाती है, मगही। और देखिए मैथिली जो है वो पूरी तरीके से बिहार में ही बोले जाने वाली बोली है। मगही की बात करें तो बिहार के अलावा झारखंड में भी बोली जाती है। ठीक है, तो आपको ये ज़रूर अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न बनता है हर साल। तो ये अपना ये भाषा वाला टॉपिक ज़रूर क्लियर करें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अगला प्रश्न, बताइए इसका सही जवाब। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। अब आपको बताना है भाषाओं का जो वर्गीकरण किया जाता है उसका पारिवारिक आधार क्या है। तो देखिए दोस्तों
रूप रचना ये नहीं है, ध्वनि नहीं है, अर्थ नहीं है, इसका आधार होता है इतिहास। ये बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा कि भाषाओं का जो पारिवारिक वर्गीकरण होता है वो इतिहास के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, नेट 2012 में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बताइए तो इसका सही जवाब क्या होगा। ब्राह्मी लिपि का विकास क्रम क्या है। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में, तो आपको ये बिल्कुल क्रम याद रखना है। आपको मैं आज फिर से बता देता हूँ, आप हमेशा याद रखिए इस चीज़ को। यहाँ पर मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि हिंदी के विकास की, हिंदी में देवनागरी लिपि के विकास की, तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे ब्राह्मी लिपि को। किसको? ब्राह्मी लिपि। ठीक, ब्राह्मी लिपि। अब देखिए ब्राह्मी लिपि से फिर उद्भव होता है गुप्त लिपि का। किसका? गुप्त लिपि। गुप्त लिपि। गुप्त लिपि के पश्चात आप पढ़ेंगे सिद्ध मातृका लिपि। सिद्ध मातृका लिपि। ठीक, सिद्ध मातृका लिपि के बाद इससे उद्भव होता है कुटिल लिपि का। किसका? कुटिल लिपि। कुटिल लिपि का। और कुटिल लिपि के बाद उद्भव होता है नागरी लिपि का। नागरी। और देखिए इसी नागरी से ये बहुत सारी लिपियां आई हैं जो मैंने आपको पहले ही बताया है। कौन कौन सी? देवनागरी, देवनागरी लिपि, गुजराती, राजस्थानी, और महाजनी। ये सारी लिपियों का उद्भव किससे हुआ है? देवनागरी से ही हुआ है। तो आप याद रखिए, पहले ब्राह्मी, फिर गुप्त, सिद्ध मातृका, कुटिल लिपि, नागरी, फिर नागरी से ही सबका हुआ है देवनागरी, गुजराती, ये सब। तो आपको ये क्रम याद रखना है। सबसे पहले ब्राह्मी, फिर गुप्त लिपि आएगी, कुटिल लिपि गुप्त के बाद आएगी। ठीक है, आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। देखिए हमारा प्रश्न ये है, तो देखिए यहाँ पे है गुप्त लिपि ब्राह्मी लिपि से पहले आ गई, तो ये गलत ऑप्शन हो गया। ब्राह्मी लिपि ठीक है। अब देखिए गुप्त लिपि से पहले कुटिल नहीं आई, इसलिए ये भी गलत हो गया। कुटिल लिपि ब्राह्मी से पहले नहीं आई, ये भी ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, फिर देवनागरी लिपि, यही इसका बिल्कुल सही क्रम है, आपको याद रखना है। और ये देखिए कई बार ये प्रश्न जो रिपीट हुआ है आपको बिल्कुल याद रखना है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये आप चाहें तो आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आज का 65 नंबर क्वेश्चन। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। अब देखिए ये सिद्धांत हैं और उनके आप प्रतिपादक को बताना है कौन है। तो दोस्तों वीडियो को स्टॉप करके आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, तब तक हम आपको इसके आंसर बताते हैं। तो देखिए दोस्तों पहला है धातु सिद्धांत। कौन सा है? धातु सिद्धांत। तो धातु सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिया था हेज ने। किसने दिया था? हेज ने। ठीक, ये सिद्धांत दिया था हेज ने। अगर बात करें यो हे हो सिद्धांत, यो हे हो सिद्धांत किसने दिया था? नॉयर ने। किसने दिया था? नॉयर ने। अगर बात करें इंगित सिद्धांत की, तो दोस्तों ये दिया था राय ने। किसने दिया था? राय ने। और अगर बात करें संपर्क सिद्धांत की, तो ये रेवेज ने दिया था। किसने दिया था? रेवेज। ये बिल्कुल सही जवाब है, आपको याद रखना है। इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा, नेट जून 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। पहले ए का 5, 5, फिर 4, फिर 3, 2, 5, 4, 3, 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखते हैं ये रहे हमारे आंसर्स 5, 4, 3, 2। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 5, 4, 3, 2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा दोस्तों प्रश्न संख्या। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या कमी है वीडियो में, या आपको वीडियो की कौन सी चीज़ अच्छी लगी, हमें ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए एक से एक बेहतर कंटेंट लाते रहें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 66। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आगरा की बोली का क्षेत्र है। अब देखिए दोस्तों प्रश्न है आगरा की बोली का क्षेत्र। अब देखिए आगरा की अगर बात करें तो ये आएगा आपका, देखिए पश्चिमी हिंदी की बोली है। किसकी है? पश्चिमी हिंदी की बोली है।
पश्चिमी हिंदी के क्षेत्र के अंतर्गत आती है ये आगरा की बोली। तो देखिए अब यहाँ पर ये तो पूर्वी हिंदी की बोली है, अवधी ये तो इसका आंसर होगा नहीं, और छत्तीसगढ़ी भी इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये सब पूर्वी हिंदी की बोलियाँ हैं। और आगरा की बोली का क्षेत्र पूछा है, तो देखिए आगरा का जो बोली क्षेत्र है वह पश्चिमी हिंदी लगता है। अब देखिए पश्चिमी हिंदी में दोनों भाषाएं आती हैं, खड़ी बोली भी आती है और ब्रज भाषा भी आती है। तो दोस्तों देखिए अगर आपको आगरा की बोली का क्षेत्र दिया जाए और खड़ी बोली और ब्रज भाषा दोनों ही ऑप्शन में हो तो आप ब्रज को टिक लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि ज़्यादातर आगरा की बोली का क्षेत्र जो है वो ब्रज भाषा द्वारा ही माना जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर इस PDF को देखें आप तो अच्छे समझ जाएंगे। देखिए अगर हम यहाँ बात करें, देखिए सौरसेनी भ्रंश के अंतर्गत, यहाँ पेन में ब्लैक कर लूँ, देखिए सौरसेनी भ्रंश के अंतर्गत अगर आप देखेंगे पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत देखिए आप देखेंगे ब्रज भाषा भी आती है। ब्रज भाषा कहाँ कहाँ? उत्तर प्रदेश में मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली यानी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में बोली जाती है ये। और मध्य प्रदेश का ग्वालियर का पश्चिमी भाग, राजस्थान के भरतपुर, करौली, धौलपुर, जयपुर का पूर्वी भाग, ठीक है, राजस्थान के पूर्वी भाग में ब्रजभाषा बोली जाती है। वहीं अगर हम खड़ी बोली की बात करें तो खड़ी बोली भी कुरु प्रदेश जैसे कि दिल्ली, आगरा, मेरठ, पानीपत, अम्बाला आदि में भी बोली जाती है। लेकिन अगर आपको दोनों ऑप्शन में दिए जाएँ तो आगरा के लिए जो आगरा का बोली क्षेत्र है वो पड़ता है आपका ब्रजभाषा। क्या पड़ जाएगा? ब्रजभाषा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगर ऑप्शन ही एक आ जाए या ब्रजभाषा अकेले आए तो सही होगा ही, लेकिन अगर ब्रजभाषा ऑप्शन में ना होता तो हम यहाँ पर खड़ी बोली को टिक करते, ऑप्शन नंबर तब बी हमारा सही हो जाता। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 67। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है? अब देखिए दोस्तों पूछा है पूर्वी हिंदी जो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है। अब अगर हम डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी की बात करें तो उन्होंने भाषाओं का वर्गीकरण देखिए किस हिसाब से किया है। तो उन्होंने देखिए सबसे पहले दिया है उदीच्य। अगर यहाँ देखिए उदीच्य वर्ग की बात करें तो उन्होंने इस वर्ग में देखिए किसको रखा है? सिंधी, लहंदा, पंजाबी यानी जो आपके उत्तरी भाग में बोली जाती हैं। उदीच्य का अर्थ ही होता है उत्तरी भाग में बोली जाने वाली या उत्तरी भाग से संबंधित। तो देखिए उन्होंने उत्तरी भाग में इन भाषाओं को रखा है। उदीच्य वर्ग में आपको रखा है सिंधी, लहंदा और पंजाबी को। अगर हम बात करें प्रतीच्य की तो देखिए ये है पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग में इन्होंने किन बोली को रखा है? तो गुजराती और राजस्थानी। गुजराती और राजस्थानी। मध्य देशी भाषाओं में इन्होंने देखिए दोस्तों रखा है पश्चिमी हिंदी को। किसको रखा है? पश्चिमी हिंदी को रखा है। ठीक, पश्चिमी हिंदी को। और अगर बात करें प्राच्य जो संबंधित है पुरानी भाषा से, जिसे पुरानी भाषा भी इन्होंने कहा है, इसके अंतर्गत इन्होंने पूर्वी हिंदी को रखा है, बिहारी को, उड़िया को, ये सब जो भाषाएं हैं इनको इन्होंने प्राच्य के अंतर्गत रखा है। असमिया को भी इसी के अंतर्गत रखा है। असमिया, बंगाली जिसे बांग्ला भी बोलते हैं, बांग्ला, ठीक है, ये सब प्राच्य मतलब कि पूर्वी भाषाओं के अंतर्गत इन्होंने रखा है। पूर्वी हिंदी को बिहारी, उड़िया, असमिया, बंगाल, जिसे क्या कहते हैं पुरानी भाषा भी कहकर इन्होंने कहा है। पुरानी भाषा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अगर हम बात करें, इन्होंने दक्षिण भाषा भी वर्ग बनाया है। इसमें इन्होंने दक्षिणात्य कहा है। इसके लिए इन्होंने कौन सी भाषा इसमें रखी दक्षिणात्य वर्ग में? तो इन्होंने रखी है मराठी को। ठीक है, मराठी भाषा को इन्होंने दक्षिणात्य वर्ग में रखा है और बताया कि ये दक्षिण की भाषा है। तो प्रश्न के हिसाब से पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती हैं? तो प्राच्य वर्ग में आती है। पूर्वी हिंदी किस वर्ग में आती है? प्राच्य वर्ग में। और अगर इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार सिंधी किस भाषा के अंतर्गत आती है, किस भाषा वर्ग के अंतर्गत? तो उदीच्य भाषा वर्ग के अंतर्गत। गुजराती पूछा जाए तो प्रतीच्य, और पश्चिमी हिंदी पूछा जाए तो मध्यदेशी, उड़िया पूछी जाए तो प्राच्य। ठीक है, तो ये आपके आंसर और भी हो जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 68 की तरफ। ये रहा प्रश्न, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा।
डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है, कितनी मानी आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की, तो इनकी पुस्तक थी हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। अगर आप इस पुस्तक को देखेंगे तो इस पुस्तक में इन्होंने वैदिक ध्वनियों की मूल संख्या 51 मानी है। कितनी मानी है? 51, जिसमें से 13 स्वर हैं, 13 स्वर हैं और इन्होंने 38 व्यंजन बताए हैं, 38 व्यंजन। ठीक है, ये इन्होंने इस पुस्तक में बताया है। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा 13 स्वर वाला? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा प्रश्न संख्या 69। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने दिया हुआ है सूची 1 में रचनाएं दी रखी, कवितावली, पृथ्वीराज रासो, बरवा नाई का भेद और अमीर खुसरो की मुकरिया। यहाँ आपको भाषा दे रखी है, बताना है आपको। तो वीडियो को स्टॉप करिए, आप इनको मैच करिए, इसके बाद आप वीडियो को स्टार्ट करके देखिए, रिज्यूम करके देखिए कि इसका सही जवाब क्या है। तो देखिए पहला है कवितावली। क्या है? कवितावली। अब देखिए दोस्तों, कवितावली किसकी रचना है? तो ये तुलसीदास ने लिखी है। किसने लिखी है? तुलसीदास ने। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो ध्यान रखिए। तुलसीदास ने जो कवितावली लिखी है वो किस भाषा में लिखी है? ब्रज भाषा में। क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा। ठीक है, तो ये पहले तो हमारा आएगा आंसर 2। पहले का क्या हो जाएगा? 2। अगर हम बात करें पृथ्वीराज रासो की, तो पृथ्वीराज रासो जो है वो किसने लिखा है? चंद बरदाई ने। आप सभी को पता है चंद बरदाई। अब देखिए दोस्तों, चंद बरदाई जो जितने भी रासो काव्य हैं वो ज़्यादातर पिंगल भाषा में लिखे हैं। किस में लिखे गए हैं? पिंगल, यानी कि ये ऑप्शन। तो फिर आएगा 2 और 1, 2 और 1। बरवा नाई का भेद की बात करें तो ये किसकी रचना है? रहीमदास जी की। किसकी है? रहीमदास जी की। और रहीमदास जी ने अपनी जो रचनाएं की हैं वो किसमें, ये रचनाएं किसमें की है? अवधी भाषा में। किसमें की है? अवधी भाषा में, यानी कि अब आएगा 2 और 1 और फिर 4। और अमीर खुसरो की मुकरियाँ आप जानते हैं कि ये अपनी रचनाएं किसमें उन्होंने ज़्यादातर की हैं? खड़ी बोली में। किसमें की हैं? खड़ी बोली में। 2 1 4 3 बिल्कुल सही कूट है इस प्रश्न का। तो देखते हैं 2 1 4 3, 2 1 4 3। देखिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है इसका। 2 1 4 3 ये बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। ये रहा दोस्तों प्रश्न संख्या 70। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हम लोग बहुत बार सॉल्व करते आए हैं। देखिए यहाँ पर भी पूछा है। देखिए सबसे पहले सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? देखिए यहाँ अगर हम बात करें अर्धमागधी की, हाँ अर्धमागधी की अगर बात करें तो अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है? सबसे पहले तो भाषा बताइए, तो आती है पूर्वी हिंदी। कौन सी आती है? पूर्वी हिंदी अर्धमागधी के अंदर। और पूर्वी हिंदी के अंदर कौन कौन सी बोलियां हैं बताइए दोस्तों। तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये आप देखेंगे छत्तीसगढ़ी। ठीक, अगर हम बात करें मागधी अपभ्रंश में तो इसमें बिहारी हिंदी आती है, बिहारी हिंदी। और इसके अंतर्गत भी हम लोग बोलियां पढ़ चुके, कौन कौन सी? मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये इसके अंतर्गत आती हैं, भोजपुरी। अगर बात करें पैसाची अपभ्रंश की, तो देखिए पैसाची जो अपभ्रंश है इसमें वो भाषा आती है या वो बोलियां आती हैं जो पिसाच जाति की भाषा रही हैं। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पैसाची अपभ्रंश है। जैसे कि बोली की अगर बात करें तो लहंदा और पंजाबी, ठीक है, ये पिसाच जाति की भाषा कही गई हैं, लहंदा और पंजाबी। तो देखिए, और सिंधी भाषा का विकास क्रम किसमें है? विकास किसमें? ब्राह्मण अपभ्रंश में। सिंधी भाषा का विकास किससे हुआ? ब्राह्मण अपभ्रंश से। यानी बी भी आंसर नहीं है, सी भी नहीं है और डी भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो में कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो भी हमें आप कमेंट करिएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।